हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया घोषणा के मुताबिक किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया घोषणा के मुताबिक सूरत शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है, जबकि कोच्चि को सबसे सतत परिवहन प्रणाली वाला शहर माना गया है। ये पुरस्कार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक दिवसीय अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रदान किए गए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना हेतु सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार मिला है। हाल ही में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ मेट्रो यात्री सेवा का पुरस्कार भी जीता। वर्तमान में दुनिया की शहरी आबादी कुल आबादी का तकरीबन 56% है, जो कि वर्ष 2030 तक 60% तक बढ़ जाएगी और इस वृद्धि का लगभग 90% एशिया एवं अफ्रीका में दर्ज किया जाएगा। ऐसे में इस पुरस्कार का उद्देश्य सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन के बचाव हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन के बचाव हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस दस्तावेज को टर्टल सर्वाइवल अलायंस तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजा गया था। ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफूल सांगू नदी प्रणाली में रहती है। गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और ये दृष्टिहीन होती है। संरक्षण के बारे में बात करें तो ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रथम अनुसूची में रखा गया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय में रखा गया है। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के परिशिष्ट वन लुप्तप्राय में रखा गया है और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन में इसे परिशिष्ट 2 में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश भर में छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 2 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 3 नवंबर 2021, ऑप्शन डी 4 नवंबर 2021। देखिए, 2 नवंबर 2021 को देश भर में छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि दिवस यानी धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना और समाज में चिकित्सा के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। संस्कृत में मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है दीर्घायु और आयु का वेद का अर्थ विज्ञान से है। आयुर्वेद पूर्ण रूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदयम प्रमुख है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2 नवंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और नई अधिसूचना के मुताबिक शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो है वो आपका 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास को 11 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। केंद्रीय बैंक में अपनी नियुक्ति से पूर्व उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की और साथ ही वित्त, कराधान, उद्योग और बुनियादी अवसंरचना से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के उपन्यासकार डेमोन गेलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी सूडान। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गेलगेट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेमोन गेलगेट को वर्ष 2003 और वर्ष 2020 में भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हालांकि उस टाइम उनको ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है और अभी ये तीसरे प्रयास में 2021 में उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी आपका डेमोन गेलगेट के बारे में बात करें तो 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका से ये पुरस्कार जीतने वाले वे पहले विजेता है। डेमोन गेलगेट का उपन्यास द प्रॉमिस एक श्वेत अफ्रीकी परिवार की कहानी है जिन्होंने अपनी अश्वेत घरेलू सहायक को घर देने का वादा किया है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है, जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नागरिकों को तकरीबन 58 सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने हेतु जनसेवक नामक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में नागरिकों को तकरीबन 58 सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु जनसेवक नामक योजना की शुरुआत की है। पहले चरण के दौरान यह योजना बेंगलुरु के सभी 198 नगरपालिका बोर्डों में लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आम लोगों को घर पर ही सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम के तहत जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति खाता प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जन संपदन नामक एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की है। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकों को किसी भी सरकारी योजना या सेवा की शिकायत करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA विश्व पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए अमित पंघाल, ऑप्शन बी विकास कृष्ण, ऑप्शन सी आकाश कुमार, ऑप्शन डी मनीष कौशिक।
देखिए, भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार जो 54 किलोग्राम ने AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप को दुनिया की सबसे बड़ी मुक्केबाजी स्पर्धाओं में से एक माना जाता है, जिसमें भारत ने अब तक कुल 6 पदक जीते हैं। इसमें आपका अमित पंघाल 2019 में रजत, विजेंद्र सिंह 2009 में कांस्य, विकास कृष्ण 2011 में कांस्य, शिव थापा 2015 में कांस्य, गौरव विधुड़ी 2017 में कांस्य और मनीष कौशिक 2019 में कांस्य शामिल है। गौरतलब है कि AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार वर्ष 1974 में हवाना, क्यूबा में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, आकाश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों को पता लगाने हेतु डिजाइन की गई एक विशाल इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, हाल ही में इजराइल ने अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने हेतु डिजाइन की गई एक विशाल इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार विशालकाय ब्लिम्प के आकार का यह सिस्टम अपनी तरह का पहला सिस्टम है। इसे राज्य के स्वामित्व वाली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी और US एरोस्टेट निर्माता टीकॉम के सहयोग से विकसित किया गया है। गौरतलब है कि इजराइल के पास पहले से ही एक परिष्कृत मिसाइल रक्षा प्रणाली मौजूद है, जिसका उपयोग इस वर्ष 11 दिवसीय गाजा युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक किया गया है। आपको पता होगा वो आयरन डोम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। देखिए, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है कपास के लाभों का जश्न मनाना है। इसमें प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसके गुणों से लेकर लोगों को इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ शामिल हैं। विश्व कपास दिवस की शुरुआत कपास 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को दर्शाने के लिए की गई थी। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में हुई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादकों यानी बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है, ने 7 अक्टूबर को विश्व व्यापार संगठन को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 7 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी विदेश मंत्री। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। भारत के एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की गई। इनमें इंडो पैसिफिक और भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पर आसियान आउटलुक के बीच मौजूदा तालमेल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। वर्ष 2005 में स्थापित यो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं यानी देशों का एक मंच है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।